गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। EDIM के आज के इस लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज अपन अपने इस लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 5 का सेकंड लास्ट लेक्चर यानी 45 नंबर का लेक्चर, जिसका टॉपिक है आपका स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन स्टार्टिंग अ वेंचर। दैट मीन्स अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो ऐसे कौन कौन से मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस हैं जो एक बिजनेसमैन को फॉलो करने होते हैं और करने चाहिए जब भी आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट करें। यही अपना आज का टॉपिक है। तो पहला चीज़ जो आती है, सबसे पहली जो ऑब्लिगेशन है, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन। देखिए, मेन पर्पस जो है इस चीज़ का कि रजिस्ट्रेशन के पीछे गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर आपको कोई इंसेंटिव, कोई सब्सिडी, कोई ग्रांट मिलनी है तो गवर्नमेंट को पहले ये पता हो कि वो बिज़नेस कौन सा है, किस नाम से है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक यूनिफॉर्म वे के अंदर इंसेंटिव, सब्सिडी और ग्रांट का देने का प्रोविज़न बनाया है। और इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस भी दी। तो गाइडलाइंस के लिए फॉलो ये करना पड़ता है कि अगर हमें यही नहीं पता कि हम कौन से बिज़नेस, कौन से इंडस्ट्री, कौन से प्रोडक्ट पे ग्रांट कितनी मिलनी है, तो गवर्नमेंट कैसे आपको ग्रांट देगी। इसलिए बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, ज़रूरी है। आपको ये भी पता है डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, डिफरेंट सब्सिडीज़ अलग अलग स्टेट्स में अलाउड है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपका रजिस्ट्रेशन, आपका बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। और कई जगहों पे तो जो सीडो है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन स्कीम भी चला रखी है कि इस स्कीम के अंदर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको कौन सी सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी। तो प्रोसीजर क्या कहता है कि जो एक एंटरप्रेन्योर है उसको सबसे पहले अपने बिजनेस का एक नाम रखना पड़ेगा ताकि वो उस नाम से उस बिज़नेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है। आपका जो भी नाम है उस नाम को आपको लिख के और रजिस्ट्रार फर्म के अंदर उसको रजिस्टर कराना होगा उस नाम से। आपकी फर्म चाहे प्रोप्राइटर हो, चाहे आप पार्टनरशिप हो, चाहे आपकी प्राइवेट हो, चाहे आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, आपको ये भी डिस्क्लोज करना है कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। SSI यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट जो है, उनके यहाँ जो डायरेक्टर ऑफ ऑफिस, जो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हर स्टेट्स के अलग अलग होते हैं, उनके यहाँ पे ये आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर को फुलफ़िल करना है, वहाँ जमा कराना होता है। तो ये जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट सरकार ने दिया है, गवर्नमेंट ने, ये इसमें आपको आपके बिज़नेस की कंप्लीट डिटेल भरनी है और आपके बिज़नेस की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के विद एप्लीकेशन फॉर्म इनके डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस में इसको सबमिट कराना होता है। आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस से एक इंस्पेक्शन करने वाली टीम आती है, जिसे हम लोग इंस्पेक्टर कहते हैं। जो आपने एप्लीकेशन में डिटेल्स फुलफ़िल करी हैं उन डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा और उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट किया जाएगा। दूसरा जो ऑब्लिगेशन आता है वो आता है इनकम टैक्स। ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है, आप सभी को पता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और आप जो भी कोई इनकम करते हैं, चाहे बीइंग एज ए पर्सन, मेरी जो भी इनकम है सैलरी से या किसी भी सोर्सेज से, वो मैं अपने रिटर्न के अंदर क्लेम करता हूँ और उसके बदले में सरकार को टैक्स पे करता हूँ। ऐसे ही जो भी कोई बिजनेसेस हैं, वो जहाँ भी जिन सोर्सेज से भी बिज़नेस में इनकम कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे उनको सरकार को क्या देना होता है, इनकम टैक्स पे करना होता है। तो इनकम टैक्स जो है सिर्फ एग्रीकल्चर वाले बिजनेस पे नहीं लगता, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो इनकम का जो टैक्स एक्ट है वो है 1961 और ये सरकार ने उन सभी पर्सन्स पे लगाया है जो कि इनकम कर रहे हैं। तो इनकम वाले पर्सन को हम कह रहे हैं SSC मतलब कि जो वो पर्सन जो कि टैक्स को पे करेगा। तो ये जो लेजिस्लेशन है, जो कानूनी व्यवस्था है जिसके अंदर ये बनाया गया है कि हर एक पर्सन पे अलग अलग टैक्स है। इसलिए आपको पता होगा कि टैक्स के भी कई स्लैब होते हैं कि किसको 10% देना है, किसको 20 देना है, किसको 30 देना है। तो ये टैक्स स्लैब जो होगा, आप जो भी स्लैब के अंदर आते हैं, जितनी भी आपकी इनकम है, उस बेसिस से आपको क्या करना होगा, टैक्स को पे करना होगा। यदि हम इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से करें
वो पर्सन जो कि टैक्स को पे करने के लिए लाइबल है वो एक कॉमन सिटीजन हो सकता है, पीपल्स की एसोसिएशन हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है। और जो भी इनकम किसी पीपल्स को या कंपनीज को होती है वो अलग अलग एक्सपेंसेस अलग अलग हेड्स के अंदर और लॉ के इनकम टैक्स के डिफरेंट स्लैब्स के अंदर उसको माना जाएगा कि पे करने वाला पर्सन कौन है। तो इस तरीके से इनकम टैक्स पे आपकी एक स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन मानी गई है। फिर आता है आपका वीएटी, जिसे हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। ये स्टेट लेवल का टैक्स होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है भारत में, और ये एक सेल्स टैक्स के फॉर्म में है जो कि हम जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं जिसके अंदर हम अपने गुड्स को बना के बेचते हैं, उस फॉर्म में हमें सरकार को टैक्स पे करना है कि क्योंकि आपने इनकम करी है अपने गुड्स को बेच के, और उस कंडीशन में आपको सेल्स का टैक्स पे करना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर आपने कहीं से कोई गुड्स खरीद के लाए और उस पर आपने क्या किया, टैक्स पहले से पे कर दिया, तो अब की बार जब आप फिनिश गुड में उस गुड्स को बना के बेचेंगे तो आप उसमें से पहले वाले टैक्स को क्या करेंगे, डिडक्ट कर देते हैं। तो वैट के अंदर वो सभी गुड्स जो कि सेलेबल आइटम है उन पे आपको टैक्स पे करना ज़रूरी है। तो जो सेल्स टैक्स है वो सभी गुड्स और सभी मटेरियल पे लगता है जो कि आपके प्रोडक्शन में सेल्स में काम आ रहे हैं। तो यानी वैट या फिर सेल्स टैक्स ये एक तरीके का कंजम्पशन टैक्स है, क्योंकि इसके अंदर कोई कंज्यूम कर रहा है और आप उसके बदले में पैसे ले रहे हो। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग सेल्स टैक्स होता है। तो पेमेंट जो होता है ये सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट का आपको मंथली बेसिस पे सेल्स टैक्स पे करना होता है। ऐसे ही जो रिटर्न होता है वैट का, ये आप मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे क्लेम कर सकते हैं। अब यदि हम वैट के स्कोप को देखें कि क्या सिग्निफिकेंस है, तो सबसे पहली बात ये फर्म के ओनर्स का डिसीजन है कि हमें कौन से टैक्स को पे करना है। दूसरा, ये आपके बिजनेस के साइज़ पर डिपेंड करता है, स्मॉल बिजनेस है, मीडियम बिजनेस है और या लार्ज मीडियम है, क्योंकि आपका इसमें भी सेल्स टैक्स में स्लैब बने हुए होते हैं कि कौन सी फर्म को कितना टैक्स पे करना है। ऐसे ही वैट इम्प्लीमेंट करना इजी है, क्योंकि सबके लिए कॉमन है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो आपको वैट देना ही देना है। इससे आप अपने एक्सपोर्ट भी एनकरेज करते हैं, क्योंकि इसमें आपको गवर्नमेंट में फॉरेन करेंसी की इनकम होती है, तो हमारी कंट्री के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। इससे आप वैट की वजह से क्या है कि आप प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को भी बढ़ा सकते हैं। और वैट एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा हमें जो समझना है वो ये कि वैट यानी सेल्स टैक्स भी हमारे लिए, बिजनेसमैन के लिए एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको सेल्स कर रहे हैं, तो आपको सरकार को उसको क्या देना पड़ेगा, वैट देना पड़ेगा। फिर आ रहा है सेंट्रल सेल्स टैक्स या फिर जीएसटी। तो ये क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लगाया जाने वाला टैक्स है। आप सभी को पता है अब इंडिया के अंदर जीएसटी इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो पहले हम समझते हैं सीएसटी क्या था। सीएसटी क्या था, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि जब भी हम सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन कराते थे तो एक एंटरप्रेन्योर को कुछ फैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए थी, जैसे कि आप हर एक बिज़नेस को अपने सेल्स टैक्स के अंदर अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, क्योंकि ये आपके बिज़नेस के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना टैक्स रेट पे करेंगे। दूसरी बात, आप सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर डिफरेंट कमोडिटीज़, डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट स्लैब की रेट बनी हुई हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसी प्रोडक्ट पे कितना सेल्स टैक्स आपको देना पड़ेगा। आप बीइंग एज ए एंटरप्रेन्योर आपको स्टेट का सेल्स टैक्स तो पे करना ही है, और अगर आपका बिजनेस का नेचर ऐसा है तो आपको सेंट्रल सीएसटी भी पे करना पड़ता था। आप चाहे कोई भी चीज़ परचेज़ करें या सेल्स करें, आपको अपने सप्लायर को आपने भले ही सी सर्टिफिकेट भी दे दिया हो। सी सर्टिफिकेट क्या है, सी सर्टिफिकेट एक तरीके का फॉर्म है जिसके अंदर जो बायर ऑफ गुड्स है, जो
जो सेलर ऑफ गुड्स को एक सी फॉर्म दे रहा है कि मैंने आपसे इतने रुपए का गुड्स किया है, और उसके केस में हम जब उसको पे करते हैं, फी फॉर्म देते हैं, वहाँ का टैक्स पे करते हैं, तो उस अमाउंट को हम अपने इनकम टैक्स यानी सेल्स टैक्स के अंदर से डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने वो टैक्स पहले ही पे कर दिया है। यदि आप अपने गुड्स को बना के सेल करने के बाद वापस से मंगा के उसको रीसेल कर रहे हैं, तो उस पर भी आप सरकार ने क्या है कोई टैक्स रेट बना रखी है, क्योंकि इससे पहले आप एक बार सेल्स टैक्स पे कर रखे हैं, तो रीसेल करने पे क्या टैक्स होना का लगेगा, ये भी एक एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके कौन से प्रोडक्ट पे कौन सी स्टेट ने कितनी चीज़ों की रिबेट दे रखी है, क्या सब्सिडी दे रखी है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी एक एंटरप्रेन्योर को होनी चाहिए। फिर आता है आपका जीएसटी, जिसे हम लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स या सर्विस टैक्स। तो ये क्या है, ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसके अंदर आपको सभी सर्विसेज, जो भी आप सर्विसेज ले रहे हो, उस केस में आपको टैक्सेबल देना पड़ेगा। यानी कि ऐसी कोई सर्विस नहीं बची जिसके अंदर कोई टैक्सेबल आइटम नहीं हो, यानी कोई भी सर्विस ऐसी नहीं है जहाँ आपको टैक्स पे करना नहीं करना पड़ना। तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव है वो इस तरीके गवर्नमेंट का है कि सरकार अपनी रेवेन्यू कर सके, क्योंकि जब भी कोई पर्सन चाहे गुड्स को खरीदे चाहे बेचे, एक तरीके की सर्विस तो कर ही रहा है, तो उस चीज़ में हमें सर्विस टैक्स तो सरकार को देना ही पड़ेगा, और इस सर्विस टैक्स के बेसिस पे सरकार की रेवेन्यू भी जनरेट होती है। तो गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है वो सीधा सीधा क्या है कि जितना हम सर्विस टैक्स लगाते जाते हैं, सरकार की रेवेन्यू बढ़ती है, और सरकार वो सिटीजन्स के वेलफेयर में यूज़ कर सकती है। तो कौन कौन से टैक्सेबल इनपुट्स हैं, देखिए कि जब हम कौन कौन से चीज़ों में सर्विस के अंदर आते हैं टैक्स में। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है और आपने किसी सामने वाले पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको ये सर्विस दूंगा, तो उस कंडीशन में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि हम प्रोविज़न की बात करें कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये सर्विसेज, चाहे वो पहले से ही उसमें इनकम में या सर्विस टैक्स की लिस्ट में आती ही नहीं आती, पर क्योंकि आप सर्विस दे रहे हैं, वो सामने वाला सर्विस ले रहा है, तो उन दोनों कंडीशन में आपको सर्विस टैक्स पे करनी पड़ेगी, यानी आपको भी और उसको भी। कौन कौन सा पर्सन ऐसे हैं जो सर्विस टैक्स पे करने के लिए लाइबल है? पहली केस जो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी पर्सन जो कि सर्विसेज दे रहा है, वो सर्विस टैक्स पे करेगा। ये मेन बात आप समझ लीजिए। एक्सपेक्टेशन क्या मानी जा रही है, जो सर्विस रिसीवर है वो भी क्या करेगा, क्योंकि वो सर्विस रिसीव कर रहा है तो वो भी सर्विस टैक्स पे करेगा। फिर आता है एक्साइज एंड कस्टम्स। देखिए, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में बनाया गया था और कस्टम एक्ट 1962 में बनाया गया था। ये दोनों भी क्या है, एक तरीके से टैक्स कलेक्शन है, और भारत सरकार ने इनको बनाया था ताकि सरकार की इसमें रेवेन्यू हो। तो यहाँ जो कंसिडरेशन वाली बात वो ये है कि आप जो कोई भी गुड्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उस केस में आप यदि कोई भी गुड्स विद इन द कंट्री बेच रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी है। और यदि आप उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या आपने कोई गुड्स बनाने के लिए विदेश से कुछ इंपोर्ट किया, तो आपको वहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे करनी है। तो एक्साइज ड्यूटी कौन सी ड्यूटी है, जो कि मैन्युफैक्चरर पे लगती है। चाहे आपने गुड्स को बना के विद इन द कंट्री बेचा हो, तो आपको वहाँ पे उस गुड्स के बदले में एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। ऐसे ही आपने यदि कोई चीज़ इंपोर्ट की हो, चाहे आपने उसका एक्सपोर्ट किया हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि 1962 के तहत ये था कि कस्टम टैरिफ बनाए गए 1975 में। यानी इंडिया ने क्या किया कि जो इम्पोर्टेड गुड्स थे, जो हमारे बिज़नेस के लिए काम आ सकते थे, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ एडिशनल चीज़ों को टैक्स को लगाया, क्योंकि उन गुड्स को हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने लग गए थे। तो इंपोर्ट करने के लिए सरकार ने क्या किया कि एडिशनल टैरिफ लगाए गए ताकि हमारा इंपोर्ट रुक सके। और आपका जो ये एक्साइज और कस्टम ड्यूटी होती है, ये कौन मैनेज करता है? ये मैनेज करता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम अंडर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ऐसे ही एक्साइज और कस्टम ड्यूटी एसएसआई के बारे में बात करें तो जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट करने के लिए है गुड्स,
ताकि, क्योंकि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ जो भी आप गुड्स बना रहे हैं वो एक्साइज ड्यूटी के अंदर आती है, नहीं। सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए भी क्या किया था, कुछ ऐसे जोन्स बनाए थे जहाँ पर आपको एक्साइज ड्यूटी देने से रियायत दी जाए ताकि वो जोन्स डेवलप हो सके। यदि आप उन जोन से कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो भी आपको वहाँ पे कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, और यदि आप कोई गुड्स बना रहे हैं और उसको विद इन द कंट्री बेच रहे हैं तो आप भी वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी से आपको रिबेट मिल जाती है। फिर लास्ट पॉइंट आता है आपका लेबर लॉ। तो लेबर लॉ क्या कहता है, ये वो स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है जो हर एक बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को करनी पड़ती है। हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे लोग डेली वेजेस, आवरली वेजेस पे काम करते हैं, जहाँ पे लेबर काउंट की जा रही है, वहाँ पे ये एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेबर लॉ क्यों बनाया गया, ताकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। जो लेबर है उसकी वर्किंग कंडीशन, वर्किंग करने की टाइमिंग्स, उनकी सिक्योरिटी, उनके वेलफेयर की एक्टिविटीज़, ताकि गवर्नमेंट ने ये इसलिए किया ताकि लेबर्स के लिए, यानी जो अंडर प्रिविलेज पर्सनस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कुछ काम करें। इसलिए सरकार ने ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बनाई कि बिजनेस हाउसेस को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेबर लॉज के रिगार्डिंग सभी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन से हैं देखिए, जैसे वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923 में बना, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में बना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में बना, फैक्ट्री एक्ट 1948 में बना, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में बना, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी 1972 में बना, इक्वल रेम्यूनरेशन 1976 में बना, और चाइल्ड लेबर 1986 में बना। इसके अलावा भी बहुत सारे लेबर लॉ के अंदर प्रावधान आते हैं जो हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर हम लेबर लेजिस्लेशन की बात करें, क्यों ये ज़रूरी नज़र आता है, क्योंकि हमारे वर्कर्स को हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं, उनके साथ जस्टिस हो सकता है, उनको सिक्योरिटी दे सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को डील किया जा सकता है, उनको पता है कि हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी ग्रीवेंसेस को, शिकायतों को कोई सुनने वाला है। अगर हम लेबर लेजिस्लेशन बनाते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो कि हमारे लेबर से रिलेटेड करते हैं, हम उनको अचीव कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम अपने यहाँ पे लेबर को एक रेगुलेशन में लगा सकते हैं, रेगुलेशन के साथ चल सकते हैं। तो इससे हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होता है, स्ट्राइक और डिस्प्यूट जैसी चीज़ें रिड्यूस होती हैं। तो एक बिजनेसमैन होने के नाते आपको अपनी कंपनी में लेबर लॉ को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है। तो आज हमने बच्चों को स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस पढ़े जो एक बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।